सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की तकदीर भी अलग होती है। दोनों नेता एक दूसरे के विचारों का बहुत सम्मान करते थे। सियासत के लिए हो रही है विरासत की जंग। आजादी के 66 साल बाद उन दो महान नेताओं को आमने सामने खड़ा किया जा रहा है जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर करवाया था इस देश को आजाद। भारत के वो दो महान सपूत जिन्होंने मिलकर किया इस देश का निर्माण। महात्मा गांधी के वो दो सिपाही जिनके बगैर भारत की कल्पना भी पूरी नहीं हो सकती, नेहरू और पटेल। देश के इन दोनों महान नेताओं में कौन ज्यादा महान था, सियासत इस पर हो रही है। विरासत पर सियासत बंटवारा कर रही है। क्या सही में नेहरू और पटेल के बीच गहरे विवाद थे? क्या दोनों एक दूसरे से अलग सोचते थे? क्या दोनों के बीच राजनीति की पटरी नहीं बैठती थी? क्या नेहरू के मंत्रिमंडल से पटेल इस्तीफा देने वाले थे? आज इतिहास के इन्हीं पन्नों को खंगालकर हम सामने लाएंगे वो सच जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एक ही मुद्दे पर कितना अलग और कितना एक साथ सोचते थे पटेल और नेहरू। दोनों की बातें उन्हीं की आवाज में, उन्हीं की जुबानी आज हम आपको सुनाएंगे। It's our case there. And the very first decision they took, their commission, was that various things, including the withdrawal of the Pakistan army from there. We are still waiting for that. फिर तो आखिर हम बंदूक से ही लेना हो तो लेंगे, और क्या करेंगे? दूसरी तरह से नहीं हो सकता है। नहीं। सुना आपने, कितना अलग है एक ही मुद्दे पर दोनों का अंदाज। पटेल और नेहरू के नरम गरम रिश्तों की दास्तान लंबी है, लेकिन इनके बीच हुए पहले बड़े टकराव की शुरुआत होती है आजादी से ठीक पहले। वो 1946 का दौर था। हिंदुस्तान की आजादी का वक्त बेहद करीब आ चुका था। आखिरी वायसरॉय माउंटबेटन ने कांग्रेस से अंतरिम सरकार का खाका तैयार करने को कहा। तय यह हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष को ही सरकार बनाने का आमंत्रण मिलेगा और वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन वो होगा कौन, इस पर सारी दुनिया की निगाहें लगी थी। गांधी जी ने कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने का फैसला किया और इसी चुनाव से सरदार पटेल और नेहरू के रिश्तों में फासलों की बुनियाद भी पड़ने वाली थी। नेहरू और सरदार की आइडियोलॉजी में बहुत ही फर्क था। ये गांधी के अनुयायी थे। नेहरू कोई गांधी के सीधे अनुयायी आपको देखने नहीं मिलेंगे। 29 अप्रैल 1946 वो तारीख जिस दिन तय होना था कांग्रेस के नए अध्यक्ष यानी देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम। इस जिम्मेदारी के लिए 3 लोगों के नाम थे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और आचार्य कृपलानी। उस वक्त 15 प्रदेश कांग्रेस समितियों में से 12 ने सरदार पटेल का नाम आगे बढ़ाया। 3 ने आचार्य कृपलानी को अपनी पसंद बताया और सिर्फ वर्किंग कमेटी ने ही नेहरू के नाम पर मुहर लगाई। साफ है, पलड़ा सरदार के पक्ष में था। 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने सरदार का नाम प्रस्तावित किया है। कुछ एक ने कृपलानी का नाम भी लिया है, लेकिन वो तो कृपलानी ने अपना नाम जवाहर के हक में वापस ले लिया। तो अब रह जाते हैं सरदार और जवाहर।
पटेल ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में इनका मुख्यतः बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पार्टी ने जो रूप लिया, जिस तरह से उसका फैलाव हुआ, उसकी बढ़ोतरी हुई, उसमें सरदार पटेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेहरू उस सेंस में उतने, हालांकि कांग्रेस प्रेसिडेंट ज्यादा रहे, लेकिन उस सेंस में ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे के उसमें उतने नजदीकी से नहीं जुड़े। सरदार पटेल का प्रधानमंत्री बनना तय लग रहा था, लेकिन आचार्य कृपलानी ने नेहरू के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया। फिर भी पटेल के पास 12 वोट थे और नेहरू के पास सिर्फ 3। लेकिन तभी गांधी जी ने दखल दिया और सिर्फ चंद पलों में देश का इतिहास बदल गया। मैं अपना नाम वापस लेता हूं। कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला था 1947 में और उनको मद्रा में से 12 वोट मिले, वही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। पर महात्मा गांधी जी ने बताया कि नहीं, आप विड्रॉ कर लो, इससे बड़ा सैक्रिफाइस दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। अब वो दिन करीब आ रहा था जब भारत को एक नए युग में प्रवेश करना था। 1 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने अपनी सरकार में शामिल करने के लिए पटेल को पत्र लिखा। जवाब में पटेल ने जो लिखा वो बताता है कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कितना सम्मान और प्यार था। प्रिय जवाहर, एक दूसरे के लिए हमारा जो अनुराग और प्रेम रहा है और लगभग 30 साल की हमारी जो अखंड मित्रता है, उसे देखते हुए औपचारिकता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। आशा है कि मेरी सेवाएं बाकी के जीवन के लिए आपके अधीन रहेंगी। आपको उस ध्येय की सिद्धि के लिए मेरी शुद्ध और संपूर्ण वफादारी और निष्ठा प्राप्त होगी, जिसके लिए आपके जैसा त्याग और बलिदान भारत के अन्य किसी पुरुष ने नहीं किया। हमारा साथ अटूट है और अखंड है और उसी में हमारी शक्ति है। आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू और पटेल दोनों मिलकर नए भारत का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन इसी रास्ते पर अब दोनों के बीच विवाद उठने वाले थे। शायद उन्हें इस बात का गहरा एहसास था कि नेहरू प्रधानमंत्री बन जाएंगे, विदेश मंत्री भी बने रहेंगे, मगर गृह मंत्रालय जब तक सरदार पटेल के पास रहेगा, उनकी शक्ति कुछ उन कामों को करने के लिए लगभग स्वाधीन रहेगी जो वो जरूरी समझते थे। तो मुझे लगता है ये निर्णय उन्होंने अपने विवेक से लिया था। पटेल और नेहरू मिलकर सरकार चला रहे थे, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच दूरियां नजर आने लगीं। आजादी के बाद देश हिंसा की आग में जल रहा था। शरणार्थियों को बसाने को लेकर नेहरू और पटेल के विचार मेल नहीं खा रहे थे। लेकिन ये दूरियां तब और बढ़ गईं जब दंगों से जूझ रहे अजमेर के हालात के बारे में पता करने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने एक अधिकारी को वहां भेज दिया। पटेल ने इसे अपने कामकाज में नेहरू का दखल माना। उस दौर में दोनों के बीच लिखे गए खत बताते हैं कि उनके संबंध कितने खराब हो गए थे। प्रिय सरदार पटेल, जो भी हो रहा है मेरे आदेशों पर हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि गृह मंत्रालय इसमें रुकावट क्यों डाल रहा है। प्रधानमंत्री होने के नाते अपने फर्ज को निभाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो मैं करूंगा। आपका जवाहरलाल नेहरू। प्रिय जवाहर, आपको ये बताना मेरा फर्ज है कि जब मैंने पहले ही आपको अजमेर के हालात के बारे में बता दिया था, तो वहां अयंगर को भेजकर स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट मंगाने से सिर्फ आश्चर्य ही नहीं बल्कि मुझे तकलीफ भी हुई है। इससे सही साबित होता है कि न तो आपको मुझ पर विश्वास है और न ही वहां के पुलिस कमिश्नर पर। आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू और पटेल के बीच मतभेदों वाले खतों का यह सिलसिला इस्तीफे की कगार तक पहुंच गया। इस्तीफे की पहली पेशकश नेहरू ने की। प्रिय सरदार पटेल, आप पर अविश्वास का प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन क्या मैं अपने फैसले लेने के लिए आजाद नहीं हूं? हम एक दूसरे को बहुत आदर करते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारी सोच और नजरिए में बहुत फर्क आ गया है। इससे रोजमर्रा के कामकाज में रुकावटें आ रही हैं। अगर मुझे प्रधानमंत्री बने रहना है तो मेरे अधिकार मेरे साथ रहेंगे, वरना मैं इस्तीफा दे दूं। आपका जवाहरलाल नेहरू। प्रिय प्रधानमंत्री, ये साफ हो चुका है कि हमारे अधिकार
कामकाज और नजरिए में बुनियादी तौर पर मतभेद आ चुके हैं और ऐसे में हम दोनों सरकार में साथ रहकर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे जिसका देशवासियों से वायदा किया है। अगर कोई इस्तीफा देगा तो वो मैं हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में मुझे भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर काम करने का मौका देंगे। आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश में एक तरफ दंगे हो रहे थे तो दूसरी तरफ सरकार में नेहरू और पटेल के संबंध दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे और एक दिन सरदार ने अपना इस्तीफा भी तैयार कर लिया। लेकिन ठीक उसी दिन वो हुआ जिसके बाद पटेल को अपने इस्तीफे का फैसला वापस लेना पड़ गया। क्या हुआ था उस दिन? आजादी के कुछ दिन बाद ही कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ गए और इसी मुद्दे पर आमने सामने थे पटेल और नेहरू। Intervention? No, there is no question of intervention. We have gone to the United Nations. We went 9 years ago asking them pointing out that aggression had been committed, and there the fact remains. And if you'll examine the article under which we went, it is an article under which there is no question of intervention or anything. It's our case there. And the very first decision they took, their commission, was that various things, including the withdrawal of the Pakistan army from there. We are still waiting for that. I just do not understand. हम तो कहते हैं कि आज भी प्लेबिसाइट से करो, लोकमत लेके करो, लेकिन हमारे पास आकर हमारा सिपाही मरते रहे, हमारा पैसा खर्च करना पड़े और हमारे गांव के गांव जलाए जाए और वहां हिंदू और सिखों को तबाह किया जाए, तो फिर आखिर लोकमत का रहा? फिर तो आखिर हम बंदूक से ही लेना हो तो लेंगे और क्या करेंगे, दूसरी तरह से नहीं हो सकता है। नहीं। और एक दिन नेहरू ने पटेल की बात नहीं मानी और रेडियो पर कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने का ऐलान कर दिया। सरदार ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। 30 जनवरी 1948 को वो इस्तीफा लेकर महात्मा गांधी से मिले। ये गांधी और पटेल की आखिरी मुलाकात थी। घर पहुंचते ही उन्हें खबर मिली कि गांधी जी की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद माउंटबेटन ने पटेल और नेहरू दोनों को गांधी जी की आखिरी इच्छा के बारे में बताया, जिसके बाद पटेल ने इस्तीफे का फैसला टाल दिया। लेकिन एक दिन पटेल नेहरू से अपने सारे विवाद खत्म करने वाले थे। अपनी मृत्यु से पहले सरदार ने नेहरू के नाम कौन सा पैगाम दिया? सरदार पटेल की सेहत लगातार गिरती जा रही थी और इसी बीच 2 अक्टूबर 1950 को वो इंदौर पहुंचे। उन्होंने यहां अपने ऐतिहासिक भाषण में वो कहा जिसने नेहरू के साथ उनके सारे विवादों को ही खत्म कर दिया। अब चूंकि महात्मा हमारे बीच नहीं हैं, नेहरू ही हमारे नेता हैं। बापू ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और इसकी घोषणा भी की थी। अब यह बापू के सिपाहियों का कर्तव्य है कि वो उनके निर्देश का पालन करें। मैं एक गैर वफादार सिपाही नहीं हूं, मैं हमेशा नेहरू के साथ रहूंगा।